तो कैसे हैं सब लोग बच्चों? मस्त हैं क्यों भाई? सब लोग मस्त हैं कि नहीं? चलिए, तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था और मैंने लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट कैथोड रे और उससे एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सारी बातें आपको मैंने समझाई थी। चलिए आज अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं एनोड रे की। पहले मैं आपको एनोड रे समझाता हूँ कैसे बनती है एनोड रे। टॉपिक डालिए एनोड रेज, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन वो ट्यूब बनाते हैं जिसमें अपन ने कैथोड रे डेवलप की थी, वही ट्यूब यहाँ पर भी काम आएगी। देखिए ध्यान से देखना, वही ट्यूब बना रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस ट्यूब में। मॉडिफाइड ट्यूब है ये थोड़ी, ठीक है। हमने यहाँ पर लगाया था कैथोड, ये कैथोड हमने यहाँ पर लगाया था, ये कैथोड, ठीक है, ये कैथोड मैंने बना दिया। ये आपका कैथोड है, ठीक है, और ये आपका हो गया एनोड। ये आपका हो गया एनोड। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और एनोड को अपन उस तरफ बना देते हैं। और हमने इसे कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल से जिसको हमने कनेक्ट किया वो नेगेटिव हो गया, वो बन गया कैथोड, वो बन गया कैथोड। पॉजिटिव पोल से जिसको हमने कनेक्ट किया वो बन गया पॉजिटिव एनोड, ये आपका ये एनोड हो गया। और यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप लगाया था, ध्यान देना, ये वैक्यूम पंप लगाया था जिससे इसमें गैस जो हमने भरी थी वो हम इसको निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे। कैथोड रे में ऐसा किया था हमने, जब कैथोड रे हमने डेवलप की थी तब हमने ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पर हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम इसमें कोई गैस भरेंगे, हम इसमें कोई गैस भरेंगे। वहां एनोड रे, ध्यान देना, कैथोड रे में, कैथोड रे में हमने जब प्रोड्यूस किया था तब हमने वैक्यूम पंप लगाया था, वैक्यूम किया था हमने, यहाँ वैक्यूम किया था। एनोड रे के टाइम पर, एनोड रे जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो एनोड रे डिस्चार्जिंग ट्यूब में हमको वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है, वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है हमको, यहाँ पर कोई ना कोई गैस भरना है। मैं O2 गैस ले सकता हूँ, मैं H2 गैस ले सकता हूँ, मैं N2 गैस ले सकता हूँ, मैं कोई सी भी H2 गैस, N2 गैस ये ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन ले सकता हूँ, ये भी गैस फॉर्म में है, ये कोई सी भी ले सकता हूं। तो आप डिफरेंस समझ गए इसको अच्छे तरीके से कि हमने वहां पर क्या यूज किया था। हमने वहां पर यूज किया था वैक्यूम, पहले वैक्यूम पंप लगाया था हमने और वैक्यूम से, पंप से यहाँ की गैस हटा दी थी। लेकिन यहाँ पर हम जब हम एनोड रे की स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर या तो O2 गैस या H2 गैस या N2 गैस या हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन भी हम इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको वैक्यूम नहीं लेना है। ये देखिए, ये पहली बात आपको समझ आ गई होगी, आई कि नहीं बात समझ? सबको आ गई बात समझ में? दूसरी बात,
कैथोड रे, तो मैं याद दिला रहा हूं कि कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस हुआ था, कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर एनोड रे एनोड से प्रोड्यूस नहीं होगा, ये अब भी समझाऊंगा मैं। तो ये कैथोड रे में कैथोड रे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड, ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये आप पढ़ चुके। लेकिन एनोड रे में एनोड रे जो है वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एनोड रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनोड। तो ये आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए कि एनोड रे एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अब भी समझाने वाला हूं। इसलिए हमने यहाँ पर ये गैस भरी है, ये गैस भरी है, ठीक है। और तीसरी बात, सपोज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखते जाइए, आप ये लिख लीजिए डिफरेंस, ताकि आपको मतलब मैं फिर यहाँ पे समझाऊंगा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी स्पेस की। तो आप लिख लो कि जब हमने कैथोड रे बनाया था तो वैक्यूम क्रिएट किया था, यहाँ पे हमको वैक्यूम क्रिएट नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, कैथोड रे के टाइम पर हमने देखा था कि कैथोड रे प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड इटसेल्फ, कैथोड से ही वो प्रोड्यूस हो रहा था। एनोड रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनोड, एनोड से ये रे प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तब भी इन्हें एनोड रे कह रहे हैं हम, तब भी इन्हें एनोड रे कह रहे हैं। वो क्यों कहेंगे वो अब भी समझाता हूं। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लो। हो गया, दोनों पॉइंट लिख लिया आपने, दोनों पॉइंट लिख लिया आपने? यस सर। तीसरी बात, जब हमने कैथोड रे से कैथोड रे जो निकल रही थी वो यहाँ पर आपको याद है, यहाँ पर हमने ZNS स्क्रीन लगाया था, यहाँ हमने ZNS स्क्रीन यहाँ लगाया था एनोड के पीछे। तो कैथोड रे में ZN स्क्रीन एनोड के पीछे लगाया था, ZN स्क्रीन बिहाइंड एनोड, एनोड के पीछे आपने बैक साइड ऑफ एनोड आपने ZNS स्क्रीन लगाया था इस कैथोड रे में। एनोड रे में, अब ये बात कैथोड की थी, कैथोड रे की मैं हटा रहा हूं, यहां से ये मैं हटा रहा हूं, हमने ZNS स्क्रीन यहां लगा दिया। अब ये देखिए, ये मैंने ZNS स्क्रीन, ZNS कैसा होता है, फ्लोरेसेंट, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। तो ZNS स्क्रीन आपने यहां लगाया था कैथोड रे के टाइम पर, ये खास बात है, ZNS स्क्रीन आपने कैथोड के पीछे लगाया, ठीक है, ZNS स्क्रीन, ठीक है, हमने कहा लगाया, बैक साइड ऑफ द कैथोड, बैक साइड ऑफ कैथोड, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ZNS स्क्रीन आपने यहां लगा दिया। अगली बात, तो ये तीनों बातें लिखने जल्दी से, डिफरेंस समझ आ रहा है। तो ये थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी अपन ने इस ट्यूब को, जो इसकी बजाय उस तरफ कर दिया। लिख लिया तीनों पॉइंट आपने बच्चों? यस सर। जो ये वाला पॉइंट है कि आपने O2 गैस, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, हमने कोई गैस भरी है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल, यहाँ पर वेरी हाई पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, वेरी हाई पोटेंशियल जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, करंट दौड़ने लगेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे, ये इससे कैथोड रे निकलना शुरू हो जाएंगी, ये कैथोड रे निकलना शुरू हो गई, ये शुरू हो गई कैथोड रे। कैथोड रे का मतलब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, जिसमें वेलोसिटी हाई है
तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बहुत हाई होगी, माने हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, ये शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या भर रखी है, गैस। सपोज आपने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा O2 गैस भर रखी, ये आपने O2 गैस भर रखी। अब समझिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है जिसमें इलेक्ट्रॉन ही है, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बहुत हाई है। जब ये O2 गैस से टकराता है, ये देखिए ये O2 से टकरा गया, ये O2 से टकरा गया, कोलिजन हो रहा है इसका इससे, ये कोलिजन हो रहा है इससे, इसका कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हुआ तो O2 प्लस बन गया है, देखिए O2 पर चार्ज आ गया प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कैथोड रे है, ये भी कम एनर्जी की होके निकल गई। तो यहां जैसे ही टकराएगा ऑक्सीजन गैस से, तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिसे आप कैथोड रे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, कैथोड रे कह रहे हैं, ये एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल गया और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बाहर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, ये O2 प्लस बन गया। अब आपके पास यहाँ पर है O2 प्लस आयन, ये देखिए O2 प्लस आयन है, ये O2 प्लस आयन है, ये O2 प्लस आयन, ये O2 प्लस आयन। तो एक्चुअल में ये जो O2 प्लस आयन बने, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको अलग कर दे रहा हूं, आप बात समझ गए होंगे। तो ये जो O2 प्लस आयन बने, एक्चुअल में ये एनोड रे हैं, यही एनोड रे की तरह काम करेंगे। अब ये एनोड रे, एनोड रे मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव गैसियस आयन। ये देखिए O2 गैस थी, ये O2 गैस थी, ये बन गया पॉजिटिव गैसियस आयन, ये बन गया केटायन, आयोनाइज्ड हो गई ये गैस। तो ये जैसे ही आपने कैथोड रे इस पर डाली, तो ये ऑक्सीजन गैस आयोनाइज्ड हो गई। आयोनाइज्ड होना माने आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एनोड रे एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव गैसियस आयन। ये हो गई आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये इधर माइग्रेट होगी, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये ऐसे जाएगी। ये अब हमने एक काम और किया, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये एनोड है, जैसे मान लीजिए ये एनोड है, मैं इसमें होल कर दूं, यहाँ पर ये होल कर दिए मैंने। तो होल करूंगा तो ये काफी, ये इसकी मोटाई काफी ज्यादा है। जब मैं होल करूंगा तो एक आप ऐसा देखोगे तो कैनाल टाइप की दिखेगी। तो बात ध्यान से समझना, ये आपने इसमें ये होल कर दिए हैं, आपने इसमें ये होल कर दिए, इसमें ये होल दिख रहा है आपको, इस तरह से ये आपको ये होल दिख रहा है, ये होल है इसमें, ये होल है। तो ये कैनाल आपको दिखाई देने लगी। ध्यान दीजिएगा, इस होल से ये जो ऑक्सीजन गैस बनी है, ये जो ऑक्सीजन गैस आपने भरी थी, ये O2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये O2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये O2 प्लस में, ये होल के रास्ते ऐसे यहाँ पर आके ये टकराएगा, ये होल के रास्ते ये अंदर से होते हुए यहाँ टकराएगा। अगर और O2 गैस है, और O2 गैस है, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको लाइटनिंग दिखाई देने लगेगी। ये लाइटनिंग आपको यहाँ पर चमक, ये ZNS स्क्रीन में, ये ZNS स्क्रीन में यहाँ पर आपको लाइटनिंग दिखेगी। उस लाइटनिंग को आप फास्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बात समझ आई, तो ये O2 गैस जो है, ये इस होल से निकल करके यहाँ टकराएगी, यहाँ पर आपको ये लाइटनिंग दिखाई देगी, यहाँ पर आपको लाइटनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंट दिखाई दे रही है, ये फ्लोरेसेंट आपको दिखाई, फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये दिख रही है। पर ये O2 गैस ही आ रही है। अब बताओ इस पर कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आयन कैसे बने ये समझा दिए। व्हेन कैथोड रे कोलाइड विद द ऑक्सीजन गैस, ये फील्ड आपने यहाँ पर किए ट्यूब में, ऑक्सीजन गैस बिकम आयोनाइज्ड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये आयोनाइज हो गई, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो गैस है इसका माइग्रेशन किधर होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ, कैथोड की तरफ जा रहा है। अब बताओ, हमको ये बात समझ आ गई कि ये कैथोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कैथोड पर तो निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाला कौन होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर हो रहा है, इनको हमने बोला एनोड रे, इनको हमने बोला एनोड रे। तो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एनोड रे, तो एनोड रे इज एक्चुअली पॉजिटिव गैसियस आयन या आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस, ये गैस आयोनाइज्ड हो गई, आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस के जो एटम है, आयन है, वे कैथोड की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो इनका माइग्रेशन होने लगा, माने एनोड रे दैट इज पॉजिटिव गैसियस आयन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड दे पास थ्रू दिस कैनल। ये यहां से ये निकल रही है, कैनाल से निकल रही है, ये कैनाल आपको दिखाई दे रही है, इस कैनाल से निकलने के कारण इनका नाम, ये एनोड रे का एक और नाम हो गया कैनाल रेज, ये कैनाल रेज। अब बच्चों समझ आ गया व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल रेज? कुछ नहीं, कैनाल से निकल रही हैं और यहाँ पर लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रही हैं, इसलिए इन गैस का नाम हमने बोल दिया कैनाल रेज। आ गया समझ में कैनाल रेज का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो? यस सर। यस सर। तो ये इसलिए इसका नाम हमने कैनाल रेज रखा, ये कैनाल रेज हो गई बच्चों। और अब आपको एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, का एनोड रेज आर गैसियस पॉजिटिव आयन, आयोनाइज्ड गैस भी लिख सकते हैं, आयोनाइज्ड गैसियस आयन ऐसा भी लिख सकते हैं, आयोनाइज्ड गैस लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में एनोड रे होती है। अब बताइए लाइटनिंग कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, बोलो लाइटनिंग कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड के पीछे वाले ZNS स्क्रीन पर। और जब कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी तो यहाँ लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही थी। बोलो बात समझ आ गया आपको अच्छे से, बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अब देखो, अगर मान लीजिए आपने ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, यदि मान लीजिए ये एनोड रे जा रही है, ये देखिए एनोड रे है, ये एनोड रे जा रही है, और आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो बताओ ये एनोड रे किस तरफ माइग्रेट करना चाहिए? आपको मालूम है एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन होते हैं, तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा, ऐसा ये डायरेक्शन। इससे इसके चार्ज, इस पर चार्ज होने को प्रूफ हो जाएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एनोड रे O2 प्लस है, तो ये इस तरह माइग्रेट डेविएट कर जाएगा। तो एनोड रे डेविएट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच प्रूव द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एनोड रे। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? तो जो एनोड रे होता है, यदि हम उसके जाने के रास्ते के परपेंडिकुलर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, ये एनोड रे इस तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ यदि मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दूं, यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा दूं, तो इसका डेविएशन किस तरफ हो रहा है बच्चों? बोलो नेगेटिव साइड तरफ। तो यहाँ से भी हम बात क्लियर कर सकते हैं और वैसे भी क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ देखो ये कैथोड है, ये कैथोड, और कैथोड होता है नेगेटिव, तो O2 का प्लस का जाना इस तरफ ही होगा। तो दोनों बातें आप कर सकते हैं। चलिए अगली बात,
तो अब आपको यहाँ तक की बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। देखना बच्चों ध्यान से अगली बात, अगर तुमने यहाँ पर H2 गैस ली होती, अगर तुमने यहाँ पर H2 गैस ली होती, ये देखो, तो यहाँ पर H2 प्लस आयन मिलते आपको। कौन से आयन मिलते? H2 प्लस आयन मिलते आपको, ये देखिए, तो H2 प्लस आयन मिलते आपको, तो वो इस तरफ जाते। अगर आपने, बात समझ आ गई तुमको, मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, इवन आप हाइड्रोजन एटॉमिक भी ले सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं। तो अगला देखिए, अगली बात समझिए, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गैस कौन सी ले रहे हैं। जो गैस ले रहे हैं उसका ही नाम एनोड रे आयन बन जाएंगे, केटायन बन जाएंगे, और वही एनोड रे बन जाएगी। तो आप बताओ, एनोड रे इस पर डिपेंड कर रही है कि आपने कौन सी गैस ली है। क्या एनोड से निकल रही है ये रेस? क्या बताओ जल्दी से, क्या एनोड से निकली ये रेस? नहीं। तो मैंने जो पॉइंट वहां लिखा था कि एनोड रे एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है? जो गैस आपने इस ट्यूब में भरी हुई है उस गैस से वो एनोड रे प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ गया एनोड रे कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट, सपोज आपने यहां पर H2 लिया तो H2 प्लस हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं हम लोग आगे। देखिए, मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन एटम, मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन एटम, ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान दीजिए, कैथोड रे जब हाइड्रोजन एटम से टकराएगा, ये हाइड्रोजन एटम से टकराया, ये एटम है बेटा, ये एटम, एटम का मतलब उसमें क्या होता है, ये देखिए, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन एटम में 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये 1, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये आपका हाइड्रोजन एटम है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये कैथोड रे हाइड्रोजन एटम से टकराएगी तो ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया हाइड्रोजन आयन, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला निकलेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा। तो क्या बचा? जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अकेला बचा प्रोटॉन, ये बचा। न्यूट्रॉन तो पहले ही से 0 है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पहुंच गया। तो बताओ क्या बचा? केवल प्रोटॉन बचा। यहाँ पर अच्छे से देख लेना, ये केवल प्रोटॉन बचा, ये केवल प्रोटॉन बचा। और ये प्रोटॉन बचने के कारण अब ये गैस जो है, ये मैं इस प्रोटॉन को यहाँ पर लिख रहा हूं, ये देखिए, ये प्रोटॉन यहाँ पर ऐसा चला गया, ये प्रोटॉन, ये जा रहा है यहाँ पर, ये प्रोटॉन। तो ये जब आप हाइड्रोजन एटम लोगे, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस लोगे एटम फॉर्म में जब, तो फिर उससे ये कैथोड रे टकराएगी तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो केवल H+ बचेगा। और H+ का मतलब आप देख लो, केवल उसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का इस तरफ माइग्रेशन होने लगता है। और अब हम इसे कई बार हम बोल देते हैं कि एनोड रे प्रोटॉन होती है। नहीं, एनोड रे प्रोटॉन नहीं होता है, केवल बोल रहा हूं, एनोड रे नॉट ओनली प्रोटॉन। प्रोटॉन कब हो सकता है? जब आपने इस ट्यूब में हाइड्रोजन एटम फिल किया है, जब आपने हाइड्रोजन एटम फिल किया है तब ये प्रोटॉन बनेगा। और यही डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ये डिस्कवरी थी गोल्डस्टीन की, ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। बात समझ आ गई? तो एनोड, अपन कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, तो एनोड रे को प्रोटॉन क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हैं, पर एक ही केस में बोल सकते हैं, क्योंकि एनोड रे तो ऑक्सीजन प्लस भी हो सकता है, N2 प्लस भी हो सकता है, H2 प्लस भी हो सकता है, H+ भी हो सकता है। समझ आ गई बात ना पूरी अच्छे से? तो ये लिख लीजिए, बस ऐसा बना लो, आपको एकदम बात समझ आ जाएगी कि एनोड रे क्या होते हैं।
अब कैनाल रे क्यों बोलते हैं, एनोड रे क्यों बोलते हैं, फ्लोरेसेंस कहाँ प्रोड्यूस की, और डिफरेंट टाइप की ये हो सकती हैं। एनोड रे में भी डिफरेंट, O2 प्लस, N2 प्लस, H2 प्लस, H प्लस, कुछ भी हो सकती है। जब वो H प्लस हो जाए तब उसे हम बोलने लगते हैं प्रोटॉन, तब वो एनोड रे प्रोटॉन कहलाती है। तो हमेशा एवरी टाइम एनोड रे इज नॉट प्रोटॉन, but every time cathode ray is high speed electron. अब तो ये एनोड रे के मेन पॉइंट थे बेटा, आपको समझ आ गए होंगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगली बात एक और, जो आपने E/m इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, जो आपने E/m इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, जो जिसका वैल्यू फिक्स था 1.76 इंटू 10 टू द पावर कितना था फॉर इलेक्ट्रॉन, E/m फॉर कैथोड रे। मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको, ये था आपका 1.76 इंटू 10 टू द पावर 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी, है ना, 11 कूलाम पर केजी। ये था आपका E/m, ये फिक्स था, ये कभी चेंज नहीं हो रहा था, ये सारे हर केस में फिक्स था। आपको बताया था मैंने कि कैथोड आप चाहे आयरन का लीजिए, चाहे कॉपर लीजिए, चाहे सीजियम लीजिए, कोई भी कैथोड लीजिए, कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो सभी का सेम होगा। इसलिए कैथोड रे का E/m कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। कैथोड रे का E/m कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता कि आपने जो लिया है कैथोड वो आयरन का है कि सीजियम है कि जिंक है, किसका इस पे डिपेंड नहीं करता। ये काफी इंपॉर्टेंट था और ये यूनिवर्सल था, सबके लिए सेम था ये वैल्यू। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि E/m को Q/m भी लिख देते हैं, Q फॉर चार्ज और E फॉर चार्ज, तो दोनों यूज कर सकते हैं। Q/m फॉर एनोड रे, Q/m फॉर एनोड रे आर डिफरेंट, सब गैसों के लिए अलग अलग रहेगा। तो Q/m फॉर एनोड रे इज डिपेंड अपॉन gas filled in the discharge tube, gas filled in the discharge tube, gas filled in the discharge tube। Q/m बोलिए या E/m दोनों लिख सकते हैं। तो E/m और Q/m for the anode ray is depend on gas filled in the discharge tube। कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने कैथोड रे में ये लिखवाया था कि E/m of cathode ray is not depend on the filled gas in the discharge tube। वहां पर आप कोई सी भी गैस भरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैक्यूम करना पड़ता है, कम से कम पार्शियल वैक्यूम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि अब आपने यहाँ पर देखा, ध्यान से देखना, आप जब O2 प्लस बनाओगे तो इसका E/m अलग आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम है पर मास तो ऑक्सीजन का अलग रहेगा। यदि आप N2 प्लस लोगे तो ऑक्सीजन का मास और नाइट्रोजन का मास अलग रहेगा। अगर आपने H प्लस बनाया जैसे ये प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन का मास तो अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन का अलग रहेगा, तो प्रोटॉन का अलग रहेगा, H2 प्लस का अलग रहेगा। तो बच्चों आप कौन सी गैस इसमें भर रहे हो, कौन सी गैस भर रहे हो उस पर E/m डिपेंड। m सबका अलग, प्लस तो सब में सेम दिख रहा है मुझे, ये सब में, बट m ऑक्सीजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, हाइड्रोजन प्लस का अलग है, H2 प्लस का अलग है। तो बच्चों E/m ऑफ द एनोड रे डिपेंड ऑन, बोलो, गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि आपने कौन सी गैस फिल की है इस पर ये E/m डिपेंड करेगा।
बोलो, बात समझ आ गई आप लोग को? ये यस सर। तो ये क्वेश्चन आएगा E/m for cathode ray independent on the cathode material or filled gas, कोई सी भी गैस हो और कोई सा भी कैथोड हो, E/m सेम आएगा. बट E/m for anode ray is depend on the filled gas in the discharge tube. आपने गैस कौन सी फिल्ड की है उस पर E/m, क्योंकि भाई सबका मास अलग अलग होगा तो E/m भी सबका अलग अलग होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एनोड रे के लिए पूछा जाएगा. तो आजकल जो क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो जिस तरह से एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि वो सब थ्योरेटिकल छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आएंगे, पर पढ़ा हुआ होगा, आपका क्लियरली समझा हुआ होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. ये मुझे लग रहा है इस समय बहुत चेंज करने वाला है नीट अपना पैटर्न, जिसमें बहुत सिंपल बातें पर पूरा एनसीईआरटी आपकी अच्छी स्टडी हो, आपने बहुत क्लियरली तरीके से पढ़ा हो तो वो बनेगा. तो इस तरह अब शार्ट कट से काम नहीं चलेगा. क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे, क्वेश्चन सिलेबस के अंदर आएंगे, एनसीईआरटी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आएंगे, ठीक है. बट क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी आपके पढ़ने में, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे. तो इस तरह हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कर ली. तो अब आप अच्छी तरीके से एनोड रे और उसकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है. अगली बात, रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको सबसे पहले पढ़ते हैं. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. टॉपिक डालिए रदरफोर्ड. पहले रदरफोर्ड मॉडल के पहले रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. बच्चों इसका एक और नाम है गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट. गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट. तो ध्यान देना, इसके दो नाम हो गए, क्योंकि गोल्ड फाइल लिया था उसने, इसलिए इसका नाम हो गया गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट. और रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो ये आपके नाम है इसके. और ध्यान दीजिए क्या किया था रदरफोर्ड साहब ने. एक ऐसा प्लेट लिया. ये ऐसा प्लेट है, सपोज ये प्लेट है और ये बना हुआ है पूरा गोल्ड का. और इस गोल्ड के इस प्लेट की इस तरफ वाली जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत कम है. मैं थिकनेस का वैल्यू लिख रहा हूँ, पूछा नहीं जाएगा बट जब जनरल अपने को मालूम होना चाहिए. थिकनेस का वैल्यू है 2.1. इसकी जो इस तरफ वाली ऐसी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये पहले तो गोल्ड फाइल है, ठीक है. ये है गोल्ड फाइल. गोल्ड फाइल है. इस गोल्ड फाइल की थिकनेस जो है
2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, इतना कम इसका थिकनेस है, ये वाला थिकनेस। इससे अल्फा पार्टिकल आसानी से निकल जाता है, देखिए निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल आसानी से इसको पेनिट्रेट कर सकता है इस थिकनेस पर, समझ गए। अब गोल्ड में, जैसे ये गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड एटम इसमें होंगे, बहुत सारे एटम होंगे गोल्ड के। तो जैसे मैंने ये गोल्ड का एटम बनाया, एक गोल्ड का ये न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्ड का एटम हो गया, ऐसा ही बहुत सारे एटम होंगे इसमें। ये दूसरा एटम हो गया इस तरह से। तो ये आपकी गोल्ड फाइल हो गई, हजारों लाखों एटम है इसमें, मैंने आपके 2 एटम बना दिए समझाने के लिए। तो ये हो गए आपके गोल्ड एटम, ये हो गए आपके गोल्ड के एटम जो गोल्ड फाइल में है। बोले सर ये डिस्टेंस, हाँ ये जो थोड़ा डिस्टेंस रहता है इनके बीच, ये फोर्स कहलाता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं मेटेलिक फोर्स। मेटल एटम और मेटल एटम के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मेटेलिक फोर्स, समझ गए। अब ये गोल्ड फाइल आपने ले ली ऐसी, ये गोल्ड फाइल, और इस गोल्ड फाइल के पीछे ऐसा स्क्रीन लगा दिया इस तरह से। देखो मैं स्क्रीन बना रहा हूं इस तरह से, ये स्क्रीन अपन फिट कर देंगे पूरा, ये स्क्रीन ऐसा स्क्रीन आप लगा देंगे पूरा, ऐसा यू शेप में। देखो यू शेप में स्क्रीन अपन लगा रहे हैं, ये दिख रहा है आपको यू शेप। और यहां पर आपकी रखी है ये गोल्ड फाइल, इस तरह से ये आपका सेटअप बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लगा दी ऐसी स्क्रीन, ये स्क्रीन ऐसी स्क्रीन है। मैं यहां पर कंसंट्रेट कर देता हूं, ध्यान दीजिए ये स्क्रीन है, और इसको मैं यहां तक नीचे तक ले आया हूं, ये और ये कुछ जगह खाली आपको दिख रही है, स्लिट है, ये स्लिट है। यहां से अपन, ये स्लिट आपको दिखाई दे रही है जगह। मैंने यहां पर रखा एक लेड का पॉट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये लेड का पॉट है, लेड का पॉट है। इस लेड के पॉट, ये लेड का पॉट इस तरह से है, ये डिब्बा जो आप दिख रहे हैं चौकोर, ये लेड का पॉट है। और इस डिब्बे में यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हो गया रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये हो गया रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे अल्फा रेज प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर आपने लिया ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये इसमें भरा हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल हम यूज करते हैं रेडियम और पोलोनियम। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है, तो आंसर है रेडियो एक्टिव में रेडियम और पोलोनियम। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। इसका फंक्शन क्या है रेडियम या पोलोनियम का? ये अल्फा एमिटर है, ये अल्फा रे एमिट करने वाले हैं, अल्फा रे एमिटर है। तो अल्फा रे एमिट करने वाले हैं ये, रेडियम और पोलोनियम यूज किया जाता है यहाँ पर। और ये लेड का पॉट इसलिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ताकि इससे निकलने वाली जो रेज है अल्फा रेज, ये बाहर नहीं आए, यहाँ से बाहर केवल रेज जो है वो यहाँ से सीधी जाए ये, क्योंकि जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसके ऊपर वो रेज ना पड़े, इसलिए लेड का मटेरियल यूज किया जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेड का ही मटेरियल यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो अल्फा रेज या जो उससे रेज निकलती हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से रेज पास नहीं हो पाती, केवल ये खुला है, यहाँ से रेज निकलेंगी। तो आपको लेड पॉट का मीनिंग समझ आ गया, क्यों लेड पॉट यूज किया जाता है? बोलो, ये लेड पॉट क्यों यूज किया जाता है वो समझ आ गया। लेड पॉट की, लेड की एक
कैपेबिलिटी होती है कि वो रेस को नहीं निकलने देता है, समझ गए। तो जो खुला वाला एरिया वहीं से रेज निकलेंगी। और अल्फा एमिटर, अल्फा पार्टिकल को निकालने वाला मटेरियल कौन लिया है, रेडियम या पोलोनियम यूज किया है, ये लिख दिया मैंने, अल्फा रे एमिटर है, ठीक है। ये आपका ZNS स्क्रीन है, ये ZNS स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ये फ्लोरोसेंट ZNS स्क्रीन है जिसका यूज हमने यहाँ पर किया है, ध्यान दीजिए। अब जब ये स्लिट आप देखते हैं, ये स्लिट से जैसे ही अल्फा रेज, ये अल्फा रेज निकल रही है। पहले मैं आपको याद दिला दूं, अल्फा रेज होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस 2He4, इनको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इनको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। 2He4 अल्फा पार्टिकल है, इस पे +2 चार्ज है, ये देखिए ये +2 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अपने को मालूम है पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए पॉजिटिव लिख दिया मैंने +2। तो अब ये रेज जब निकलेगी, ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम रेज ये निकल गई और ये यहाँ टकरा गई, यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंट मिलेगी, लाइटनिंग मिलेगी। ये यहाँ से निकल गई, ये देखिए ये यहाँ पर लाइटनिंग मिलेगी, यहाँ से निकली, ये यहाँ पर आपको लाइटनिंग मिलेगी। ये लाखों रेज ऐसी निकल जाती हैं, लाखों, ये हजारों रेज ऐसी इस तरह से निकल रही हैं। और मैं थोड़ा न्यूक्लियस थोड़ा समझाने के लिए बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। देखिए यहां से ये अल्फा रेज निकली, इससे टकराई, ये आगे निकल गई। तो ये सब अल्फा रेज जो है वो क्या हो रही है, न्यूक्लियस से नहीं टकरा रही है, निकलते जा रही है। मतलब मैक्सिमम पास यहाँ से यहाँ से यहाँ से ढेरों अल्फा रेज आपकी ये निकलेंगी और यहाँ पर लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये जो लाइटनिंग आपको प्रोड्यूस हो रही है, ये बात समझ आ गई। अब काम की बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा रेज अगली अल्फा रेज ऐसी निकली ये, और ध्यान देना बच्चों, ये अल्फा रेज यहां से निकल के यहां टकराई, ये देखिए ये डेविएट हो गई कुछ न्यूक्लियस से, जैसे ये टकराई यहाँ पे न्यूक्लियस से, ये डेविएट हो गई। ऐसे ही अल्फा रेज यहाँ ये टकराई न्यूक्लियस से और ये इस तरफ लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रही है, इस तरफ डेविएट हो गई, ये नीचे लाइटनिंग प्रोड्यूस करेगी, ये डेविएट हो गई। कुछ अल्फा रेज और ज्यादा थोड़े पास से टकराई तो ये और ज्यादा डेविएट हो गई, ये मोर डेविएट हो गई, ये मोर डेविएट। और कुछ अल्फा रेज, अब मैं इसको समझा रहा हूं, ये देखिए ये अल्फा रेज आ रही है एक, जो उसी पाथ पर वापस आ गई, ये देखिए ये थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, ये डार्क कर दिया। तो ये रेज जिस गई और ये उसी पाथ पर वापस भी आ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ, इसको समझना है। ये अल्फा रे है, ये गोल्ड फॉइल है और गोल्ड का आइटम ये, उसका ये न्यूक्लियस दिख रहा है। जैसे ही अल्फा रे ये न्यूक्लियस पे टकराई और तुरंत उसी पर वापस आ गई, देखिए जैसी गई वैसी वापस, जैसी गई वैसी वापस। तो 3 प्रकार का आपको यहाँ पर सिस्टम नजर आ रहा है। कुछ अल्फा रेस बिल्कुल सीधी निकल गई, ये देखिए ये यहाँ पर लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो सबसे ज्यादा ऐसी ही रेस का कमाल है साहब, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो पॉइंट आप ये बना लो जल्दी से, फिर मैं आपको पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए देखिए, बना लिया आपने एक्सपेरिमेंट। जब तक आप इसे हाथ से नहीं बनाएंगे आपको याद नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज, सब्जेक्ट को जो सिलेक्शन जिनका होता है वे लिखते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो अपना लिखा हुआ अपना
पढ़ा हुआ अपने को याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आपने लिख लिया होगा, गोल्ड फाइल, उसकी थिकनेस, गोल्ड एटम। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ताकि यहां पे मैं आपको समझा पाऊं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे मुझसे, क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर गोल्ड फाइल ही क्यों ली, सिल्वर ले लेते, आयरन ले लेते, ऐसा कुछ और में जिंक ले लेते। नहीं, गोल्ड फाइल लेने का रीजन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ये गोल्ड फाइल ली, उसका रीजन, गोल्ड फाइल लेने का रीजन है क्योंकि गोल्ड जो होता है मैलिएबल होता है, एक बात। दूसरी बात ये होता है मैलिएबल होता है, सबसे पहली चीज आपको ये याद करना। दूसरा इनर्ट होता है। ध्यान से सुनना, तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है लिथियम और सबसे नीचे होता है गोल्ड। गोल्ड इतना इनर्ट होता है कि ये देखो मैं गोल्ड पहने हूं बरसों से, लेकिन ये जैसा का तैसा, उसकी चमक जैसी की तैसी है, उसने कोई रिएक्शन नहीं की किसी से, पानी से, ऑयल से, एयर से, किसी से भी रिएक्शन नहीं होती। तो गोल्ड इनर्ट होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। फिर गोल्ड मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कि आप जितना चाहो उतनी मोटाई की उसकी प्लेट बना सकते हो, क्योंकि आपको ये मोटाई, अगर मान लीजिए ये मोटाई जो मैंने लिखी, ये जो थिकनेस है इससे ज्यादा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो अपन इसकी कितनी भी मोटाई की प्लेट आसानी से बना सकते हैं। आगे समझ में? मैलिएबल पीट पीट के और इसको चौड़ा करते जाते हैं और जितनी चाहे उतनी मोटाई की प्लेट इसमें बना सकते हैं। तो रीजन होता है गोल्ड लेने का। तो रदरफोर्ड ने केवल गोल्ड का ही यूज इसलिए किया कि वो इनर्ट और मैलिएबल मटेरियल होता है, जिससे उसकी आवश्यकता अनुसार जितनी मोटी अपने को शीट बनानी है वो अपन बना सकते हैं। तो गोल्ड फॉइल लेने का मीनिंग भी क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ पर लेड पॉट क्यों लेते हैं उसका मीनिंग क्लियर कर दिया। अल्फा एमिटर कौन है, रेडियम और पोलोनियम, उसका मीनिंग क्लियर कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट, तो मोस्ट देखिए, सबसे ज्यादा वो अल्फा रेज होती हैं जो सीधी निकल जाती हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हो गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर पार्टिकल पास्ड, पार्टिकल भी लिख सकते हैं, पार्टिकल पास्ड थ्रू, पास्ड थ्रू फॉइल, गोल्ड फॉइल, पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल without suffering any collision, बिना टकराए, बिना कॉलिजन किए सीधे निकल गए। ये देखिए सीधे निकल गए। बोले सर कैसे पता लगा? ये लाइटनिंग आपको दिख रही है यहाँ, बिल्कुल यहाँ से जब आया सीधा निकल गया। इस लाइटनिंग से आपको बात समझ आ जाती है कि ये सीधे निकल गए, पहली चीज। तो सबसे, जैसे आपने 50,000 अल्फा पार्टिकल डाले तो उसमें से मोस्टली 49,500 और उससे ज्यादा सीधे सीधे निकल गए। आगे समझ में? पहली बात। इससे क्या बात पता चली कि एटम का ज्यादातर स्पेस हॉलो है। इससे आपको पता चल गई कि एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है एटम का वो खाली है। ये देखिए खाली दिख रहा है आपको, ये खाली है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम आर हॉलो। ये बात, ये आपको दूसरी बात समझ आ गई होगी। बहुत ज्यादा सारी अल्फा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे बिना डेविएट किए निकल जाते हैं। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई। देन दूसरा देखो, लिख लिया आपने ये? यस सर। दूसरा पॉइंट है, ये देखो कुछ मैंने बताया यहाँ पर डेविएट हो रही है, ये ज्यादा डिफ्लेक्टेड है, ज्यादा डेविएट है, ये कम डेविएट है। तो अप्रॉक्स 14 आउट ऑफ 10,000, 10,000 अल्फा रेज डाली तो 14 आउट ऑफ 10,000, इसका मतलब हुआ
ये 0.14%, 0.14% ये अल्फा पार्टिकल है। ये 0.14 का मतलब 100 में से 0.14, तो 10,000 में से 14, 14 out of 10,000, that is 0.14 deviated, 0.14 deviated more than 1 degree, deviate more than 1 degree। 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट होने वाले 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट होने वाले 14 अल्फा पार्टिकल हैं। 10,000 में से 14 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट होते हैं ये, ठीक है। फिर अगली बात ध्यान से सुनना, 1 out of 8,000, 8,000 में से एक, केवल 8,000 में से केवल एक, 8,000 में से केवल एक, जिसको हम बोलते हैं 0.0125%, 0.0125% डेविएट मोर देन 90 डिग्री। ये वाले जो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो ये हैं, जो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो ये हैं, जो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो ये हैं, जो कम डेविएट हो रहे हैं वो ये हैं। तो जो कम डेविएट हो रहे हैं वो 14 आउट ऑफ 10,000 है, तो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो 1 आउट ऑफ 8,000 है। इन्हें याद नहीं करना, कभी आपको आ जाए क्वेश्चन तो आप मतलब मुझसे एक बार पढ़ लिए, आपको कभी फिर आगे गलती नहीं होगी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली अल्फा रे जो मैंने डार्क बनाई, ये अल्फा रे सीधी की सीधी मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 यार, 1 आउट ऑफ 20,000, उस जिस रास्ते पे मैंने आपको भी समझाया कि ये अल्फा रेज है और ये न्यूक्लियस से टकराई, तो जिस रास्ते से गई उस पर ही वापस आ गई, मतलब 180 के एंगल से ये वापस आ गई। ये वाली जो रेज है ये 180 डिग्री के एंगल से वापस, जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस आ गई, एक आउट ऑफ 20,000। और यही एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहा उसका, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 out of 20,000 come back on same path, उसी पाथ पर 180 डिग्री से लौट गई, वही सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है। तो आप इसको लिख लें जल्दी से। बोलो, पॉइंट सारे समझ आ गए आप लोग को? ये तीनों पॉइंट समझ आ गए बच्चों? ये वाली जो रेज बाहर निकल जैसे गई थी, उसी पाथ पर जब वापस आई तो अल्फा पार्टिकल पर आप जानते हैं कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो भी कितना है, +2 है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो वापस आई टकरा के, इससे ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पर जो होना चाहिए प्रोटॉन होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इसको बोला गया पॉजिटिव चार्ज्ड सेंटर। इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को ही न्यूक्लियस कहा गया फिर बाद में। तो हमारा जो रदरफोर्ड है उसने मेनली पॉजिटिव चार्ज सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन, वे ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इस तरह से हो गई, और न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस सेंटर में। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होना अर्थात न्यूक्लियस का होना मींस प्रोटॉन का होना, एक एटम के सेंटर में होना, यह रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से कंप्लीटली प्रूव कर दिया। बोलो, बात समझ आ गई आपको? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड की देन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रदरफोर्ड की देन है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। आ गया पॉइंट समझ में? फिर बाद में अपने को मालूम ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन की खोज इसने नहीं की। ठीक है, बस इतना ही इसने बतलाया कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही वापस आया उसी पाथ पर। बोले कैसे पता चला? तो यहाँ पर कोई लाइटनिंग नहीं थी इस वाले पोर्शन में, इस वाले ये जो पोर्शन है इसमें कोई लाइटनिंग, बाकी सब जगह लाइटनिंग थी, यहाँ नीचे भी लाइटनिंग थी, लेकिन इस वाले पोर्शन
पोर्शन में लाइटनिंग नहीं थी, तो इससे कुछ बात उसने निकाली और फिर बाद में देखा कि यार ये तो 20,000 में से 1 एज इट इज वापस आ गया है। ये बोलो समझ आ गया आपको ये पॉइंट कि नहीं अच्छे से? तो यस सर। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होने से ये क्लियर हो गया, वापस आने से क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ द एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन, दैट इज न्यूक्लियस। चलिए, तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई और हमने एक और बात आगे मेरे को समझाना है इसमें। देखो बच्चों, जब ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा ये पड़ा पार्टिकल और ये डेविएट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल इस पर ये टकराया और ये डेविएट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रे है। इससे पहले वाली ये सीधी निकल गई थी, ये देखो ये सीधी निकल गई, इससे ऊपर ये सीधी निकल गई थी। अब उसके बाद वाली जो रे है ये थोड़ा दूर पास में हो गया, यहाँ ये देखिए ये डेविएट हो गया, ये यहाँ से अगर ये थोड़े से दूर होता तो ये सीधा निकल जाता, ये थोड़ा सा दूर होता तो सीधा निकल जाता। तो ये फर्स्ट डेविएशन है, फर्स्ट रे डेविएशन है, ये फर्स्ट रे डेविएशन। उसके पहले वाले बिल्कुल सीधे जा रहे थे, ऐसे ये सीधे जा रहे थे। तो बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये देखो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलो क्या होना चाहिए? ये डायमीटर ऑफ एटम होना चाहिए। तो ये जो डेविएशन हुआ है अल्फा रे में, ये जो डेविएशन हुआ है अल्फा रे में, उस अल्फा रे के डेविएशन, जो फर्स्ट डेविएशन है, उससे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, तो ये डिस्टेंस और एटम के न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो सेम आएगा। तो न्यूक्लियस का डायमीटर आपको पता लग गया। डायमीटर से आपने 2 से डिवाइड किया डायमीटर को, तो आपको क्या पता लग गया? रेडियस पता लग गया। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी पता लग गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद कर लीजिए 10 टू द पावर, ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 ऑर्डर, मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे एटम के न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट किया होगा, किसने? रदरफोर्ड ने। तो बच्चों ये हमेशा पूछा जाता है न्यूक्लियस का रेडियस। और एटम का रेडियस देखो, मैं एटम का रेडियस भी लिख रहा हूं, ये एटम है, यहां से यहां तक एटम का ये डायमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, ये रेडियस ऑफ एटम होता है 10 की पावर -10 मीटर की कोटि का। रेडियस ऑफ एटम है 10 की पावर -10 मीटर का, और रेडियस ऑफ एटम है 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैलकुलेट किया ये आपके सामने है। बताओ, क्लियर हो गया आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे आपको? यस सर। फाइनली रदरफोर्ड ने एक बात बोली बस, लास्ट एटॉम, रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने एक बात बोली कि सेंटर पार्ट जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस होता है। ये पहली बात बोली।
न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं, ये पहली बात बोली। और दूसरी, ये सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ पर घूमते रहते हैं। ये दो बात उसने बोली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ये दूसरी बात बोली। तो पहली बात न्यूक्लियस की, दूसरी बात ये सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और तीसरी बात प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात भी बोली। वैसे ये बात तो जे थॉमसन बोल चुके थे, इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात जे थॉमसन भी बोल चुके थे, ध्यान से सुनना, ये बात जे थॉमसन ने बोल दी थी। ठीक है, बट इसने भी बोली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और एटम इसलिए न्यूट्रल होता है। पर ये बात कि सेंटर में न्यूक्लियस का होना और ऑर्बिट, जिसे आजकल हम ऑर्बिट बोलते हैं, तो उसका तो सर्कुलर पाथ उसने बोला था, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बात पूरी इसने बोली। अब इससे आगे का डेवलपमेंट जो है वो बोर मॉडल का है, तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट बोर मॉडल आपको समझाऊंगा। ये बात पूरी अच्छे से समझ आ गई आपको? ये रदरफोर्ड का मॉडल आपको अच्छे से समझ आ गया? तो बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को? यस सर। तो बस ये रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला कि सर्कुलर पाथ पर जिसकी एनर्जी डेफिनेट होती है, एक एक वर्ड पर ध्यान देना, नहीं तो आपको ये लगे कि अरे यार ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, इसमें मजा क्या है, तो मालूम है। एक एक बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होता है। रदरफोर्ड ने यहाँ पर सर्कुलर पाथ की बात की, पर सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स हो, उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता, ऐसी कोई बात नहीं की, ये रदरफोर्ड ने नहीं की, ये बात की आगे बोर ने। तो एक एक टर्म को मैं इसलिए बिल्कुल क्लियर पढ़ा रहा हूं कि आपको जब क्वेश्चन आए तो रदरफोर्ड मतलब रदरफोर्ड, उसके ड्रॉबैक, उसकी बातें कभी गलत ना हो, मिक्सिंग ना हो। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।